दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 5th सेमेस्टर पेपर फर्स्ट का सॉल्यूशन देखेंगे जो पेपर हो चुका है। इससे आपको हेल्प होगी। जिसकी पेपर नहीं हुआ होगा वह क्वेश्चंस देख सकता है कैसे प्रश्न आए हुए हैं। अगर जिसका पेपर हो चुका है वह अपना आंसर शीट मिला सकता है कि हमने कितने प्रश्न सही किए हुए हैं, कितने गलत किए हुए हैं। तो हम इसमें साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना जो हमारा पेपर फर्स्ट है उसका मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस किस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं, कौन कौन से चैप्टर से अधिक प्रश्न आए हुए हैं। देखिए इसमें बताया गया है 2 घंटे का समय है, 75 प्रश्न यहाँ पर हैं। आगे हम देखेंगे प्रश्न पुस्तिका में 75 प्रश्न हैं। परीक्षार्थियों को किन्हीं 65 प्रश्नों को दी गई OMR शीट आंसर शीट पर ही हल करना है और परीक्षार्थियों द्वारा 65 से अधिक प्रश्नों को हल करने की स्थिति में प्रथम 65 उत्तरों को ही मूल्यांकित किया जाएगा और सभी प्रश्नों के अंक जो हैं वह समान हैं। 65 प्रश्न है, इसमें से आपको 75 प्रश्न है, इसमें से आपको 65 करने हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन कब हुआ था? ऑप्शन है 1935 ईस्वी, 1936 ईस्वी, 1937 ईस्वी, 1938 ईस्वी। तो कब हुआ था प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन? आप कमेंट करके बताते रहें। 1936 में हुआ था लंदन में। जिसका पेपर नहीं हुआ है वह देखते रहें और क्या करें कि अपना आंसर एक बुक पे लिखते रहें, जिससे आपको पता चलेगा इसमें से कितने प्रश्न आते हैं। आपको मूल्यांकन कर लेंगे कि आपकी कितनी तैयारी हुई है। और यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि आपके भी पेपर में ऐसे प्रश्न आ सकते हैं सेम टू सेम, मतलब ऐसे टॉपिक से अधिक प्रश्न पूछे जाएंगे या फिर यही प्रश्न पूछे जा सकते हैं क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी अलग है। तो अगला प्रश्न देखेंगे, नई कविता का आत्मसंघर्ष किसकी आलोचनात्मक कृति है? जो नई कविता का आत्मसंघर्ष जो है वह किसकी आलोचनात्मक कृति है? प्रसाद की, प्रेमचंद्र की, कि मुक्तिबोध की, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की? यह है मुक्तिबोध जी की आलोचनात्मक कृति है। तीसरा प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है शक्ति का भेद नहीं है? पहला ऑप्शन है अभिधा और दूसरा है लक्षणा, तीसरा है व्यंजना और चौथा है माधुर्य। इसमें से आपका माधुर्य जो है वह सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न हम देखेंगे। चौथा प्रश्न आपका यहाँ दिया है, इनमें से कौन सा नायक भेद नहीं है? इसमें से नायक भेद कौन सा नहीं है? कुटिल नहीं है। धीरोदत्त, धीर ललित और धीर प्रशांत ये सभी कौन से नायक के भेद हैं? अर्थात ये तीनों नायक के भेद हैं, कुटिल नहीं है। चौथा है नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? नाट्यशास्त्र के रचयिता दो हैं, वह हैं भरत मुनि। अगला प्रश्न हमारा है, काव्यालंकार किसकी रचना है? काव्यालंकार किसकी रचना है? वह भामह जी की रचना है। सातवां अगर हम बात करें, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगवाद रस निष्पत्ति यह प्रख्यात कथन किसका है? यह जो कथन ऊपर दिया गया यह किसका है? भरत मुनि जी का है। अगला प्रश्न हमारा 8वां प्रश्न है, धर्मार्थ काम मोमेक्षु वैचरक्षण्यम कलासुच किसकी पंक्ति है? यह जो पंक्ति है वह है भामह जी की पंक्ति। अगली प्रश्न अगर हम देखें, साहित्य दर्पण किसकी रचना है? साहित्य दर्पण जो है वह विश्वनाथ जी की रचना है। 10वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित सूत्रों में से रस सूत्र कौन सा है? जो यहाँ पर सूत्र दिए गए हैं इसमें रस सूत्र कौन सा है? विभानुभाव व्यभिचारी संयोग आदर्श निष्पत्ति। अगला प्रश्न अगर हम देखें, 11वां प्रश्न हमारा कौन सा है? रूपक के कुल कितने भेद हैं? रूपक के कुल कितने भेद हैं? 10 भेद हैं। अगला प्रश्न हमारा है, आलोचना शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से हुई है? लोच धातु से हुई है। अगला प्रश्न अगर हम देखें, अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित विद्वानों में से सौष्ठववादी आलोचक कौन है? सौष्ठववादी आलोचक कौन से हैं? नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं। आगे हम देखें अपना 14वां प्रश्न अगर हम देखें, 14वां प्रश्न हमारा है, अंग्रेजी के, यहाँ पर हम पढ़ेंगे अंग्रेजी के इमेज का हिंदी रूपांतर क्या है? अंग्रेजी का जो इमेज शब्द है उसका हिंदी में हम क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं बिंब। अगला प्रश्न हमारा है, वामन किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? वामन किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? रीति संप्रदाय के प्रवर्तक थे। सामान्य गुणों के आधार पर नायिका के कितने प्रकार माने गए हैं? तो नायिका के स्वकीय नायिका भी गुण है, सामान्य गुण, परकीय नायिका और सामान्य नायिका, ये सभी जो हैं सामान्य गुणों के आधार पर
नायिका के भेद हैं। अगला प्रश्न अगर हम देखें 17वां प्रश्न, इनमें से कौन सा रूपक का भेद है? इनमें से जो नाटक है, प्रहसन है, भाड़ है, ये सभी रूपक के भेद हैं। 18वां प्रश्न है, अभिनय कितने प्रकार का माना जाता है? अभिनय अगर हम देखें तो 4 प्रकार का है। साहित्य का उद्देश्य किसका संबंध है? साहित्य का उद्देश्य जो है वह मुंशी प्रेमचंद्र जी का निबंध है। 20वां प्रश्न है, परंपरा का मूल्यांकन किसकी आलोचनात्मक पुस्तक है? परंपरा का मूल्यांकन जो है वह रामविलास शर्मा जी का आलोचनात्मक पुस्तक है। 21वां प्रश्न है, विशिष्ट पद रचना रीति किस आचार्य की भाषा है? विशिष्ट पद रचना रीति जो है वह वामन की परिभाषा है। अगला प्रश्न है, औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य किसे माना जाता है? औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तक हम देखें तो क्षेमेंद्र जी को माना जाता है। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने भरत मुनि द्वारा प्रतिपादित 9 रसों में 10वां रस वात्सल्य जोड़ा था? किसने जोड़ा था 10वां रस वात्सल्य जो है? पंडित जगन्नाथ या राजशेखर या विश्वनाथ या मम्मट, किसने जोड़ा था? तो इसको जोड़ा था विश्वनाथ जी ने 10वां रस जोड़ा हुआ था। अगला प्रश्न हम देखें, अगला प्रश्न हमारा है 24वां, वैदर्भी, पांचाली, गौड़ी, लाटी इत्यादि किसके भेद हैं? नीति संप्रदाय, रीति संप्रदाय, रस संप्रदाय या अलंकार संप्रदाय? तो यह भेद है रीति संप्रदाय का। अगला प्रश्न हमारा, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? आनंदवर्धन, राजशेखर, विश्वनाथ या भामा? तो ध्वनि संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वह हैं आनंदवर्धन। अगला प्रश्न है, ध्वनि सिद्धांत का प्रादुर्भाव किसके विस्फोट सिद्धांत से है? स्फोट सिद्धांत से। जो ध्वनि सिद्धांत का प्रादुर्भाव है वह किसके स्फोट सिद्धांत से है? रस के, छंद के, व्याकरण के या फिर अलंकार के? यह रस के स्फोट सिद्धांत से संबंधित है। व्याकरण ने वाकवाड़ी के कितने रूप माने जाते हैं? व्याकरण जो है उसमें वाकवाड़ी के कितने रूप माने जाते हैं? 2, 3, 4 या 5? कितने माने जाते हैं? 4 माने जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 28वां प्रश्न, आचार्य भरत मुनि काव्य की आत्मा किसे मानते हैं? आचार्य भरत मुनि जो हैं वह रस को काव्य की आत्मा मानते हैं। जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो, ऐसा अलंकार कौन सा है? यह बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप कमेंट करके इसका अर्थ बताइएगा, मतलब इसका आंसर बताइएगा। अगर आपको ना पता हो तो यह ज़रूर कमेंट करिएगा सर 29वां क्वेश्चन का आप आंसर बता दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, हर एक बच्चे को पता होगा। साहित्य का उद्देश्य विरेचन कौन मानता है? साहित्य का उद्देश्य विरेचन कौन मानता है? कॉलरिज, जॉन ड्राइडन, अरस्तु या एडलर? कौन मानता है? अरस्तु मानते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, लिरिकल बैलेड्स किसकी रचना है? लिरिकल बैलेड्स इलियट की, वर्ड्सवर्थ की, रूसो की या वॉल्टेयर की? तो यह किसकी रचना है? वर्ड्सवर्थ की रचना है। अगला प्रश्न हमारा है, उदात्तता साहित्य के सभी गुणों के से महान है। यह वह गुण है जो अन्य क्षुद्र त्रुटियों के बावजूद साहित्य को सच्चे अर्थों में प्रभावपूर्ण बना देता है। यह कथन जो है वह किसका है? क्रोंचे का या लोंजाइनस का या इलियट का या फिर अरस्तु का? ये प्रश्न नंबर 32 है। इसमें क्या आंसर हो जाएगा आपका? लोंजाइनस का यह कथन है। अगला प्रश्न है हमारा, हरिपद कोमल कमल में उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। अगला हम देखेंगे, भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में रस के संदर्भ में कितनी अस्थाई भाव, सात्विक भाव, संचारी भाव माने हैं? 8, 8, 33। अर्थात अस्थाई भाव 8 हैं, सात्विक भाव 8 हैं और संचारी भाव उन्होंने 33 बताए हुए हैं। 35वां प्रश्न है, निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। जो हमारा असत्य कथन हो उसे बताइए। संस्कृत काव्यशास्त्र का प्रथम उपग्रंथ लब्ध ग्रंथ नाट्यशास्त्र है, ये सही है। ध्वन्य आलोक आनंदवर्धन की रचना है, सही है। रस गंगाधर के प्रणेता आचार्य विश्वनाथ हैं, ये गलत है। काव्य प्रकाश की रचना मम्मट ने किया था, यह सही है। तो 35वें का आंसर हो जाएगा आपका रस गंगाधर के प्रणेता आचार्य विश्वनाथ हैं। अगला प्रश्न हमारा 36वां,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल को किस भाव का आलोचक माना जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं उन्हें किस भाव का माना जाता है? प्रभाववादी, रसवादी, मनोविश्लेषणवादी या स्वच्छंदतावादी? तो इन्हें माना जाता है रसवादी का। अगला प्रश्न हमारा 37 नंबर, भारतीय काव्यशास्त्र में भावक से क्या अभिप्राय है? श्रोता, दर्शक, सहृदय या कर्ता? भावक का अभिप्राय वह किससे है? कर्ता से है। अगला प्रश्न हमारा है, आचार्य वामन के अनुसार गुण और रीति का संबंध किससे है? वामन के अनुसार गुण और रीति का संबंध हमारा अभेद से है। अगला प्रश्न हमारा है, काव्य के पठन द्वारा पाठक का श्रोता के भाव सामान्य भूमि पर पहुंच जाना ही साधारणीकरण है, यह किस आलोचक का वक्तव्य है? यह रामचंद्र शुक्ल जी का वक्तव्य है। उभयालंकार के बारे में कौन सा कथन सत्य है? उभयालंकार की बात करें तो इसके बारे में यह अर्थालंकार एवं शब्दालंकार का योग है, यह सत्य है। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है, यह किस आलोचक का वक्तव्य है? डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, शांति प्रिय द्विवेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो यह है रामचंद्र शुक्ल जी का यह वक्तव्य है। अगला प्रश्न है, भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में कुल कितने अलंकार माने हुए हैं? उन्होंने 4 अलंकार माने हुए हैं। साहित्य के संबंध में प्लेटो के विचार निम्नलिखित में से क्या नहीं है? उनका विचार कौन सा नहीं है? साहित्य हानिकारक होता है या प्लेटो का विचार नहीं है? कवि की कविता अज्ञानता जन्य होती है, सही है। साहित्य सत्य से दूर है, यह भी सही है। अगला प्रश्न है, मिमेसिस शब्द के लिए हिंदी में अनुकरण शब्द प्रयोग होता है, अंग्रेजी में इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग होता है? तो वह होता है इमिटेशन शब्द प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, भाषा, विचार, कल्पना और शैली को किस का तत्व माना जाता है? तो माना जाता है उसे काव्य का तत्व माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, जहाँ मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ अथवा प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ से संबंध अन्य अर्थ लक्षित हो, वहाँ शक्ति होती है। किसकी शक्ति होती है? अगर हम बात करें तो लक्षणा की शक्ति होती है। निम्नलिखित आलोचकों में से कौन मार्क्सवादी आलोचक है? उपर्युक्त ये सब जो हैं डॉक्टर रामविलास वर्मा, नामवर सिंह और शिवदान सिंह, तीनों जो है मार्क्सवादी आलोचक हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस आलोचक के काव्यालोचन सिद्धांत अंग्रेजी रोमांटिसिज्म या स्वच्छंदतावाद को घोषणा पत्र माने जाते हैं? तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? कॉलरिज का रोमांटिसिज्म और स्वच्छता का घोषणा पत्र माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना संबंधी मान्यताओं को सैद्धांतिक स्तर पर चुनौती देने वाले विद्वान कौन हैं? उनको चुनौती देने वाला विद्वान कौन है? डॉक्टर नगेंद्र या डॉक्टर नामवर या हजारी प्रसाद द्विवेदी या नंद दुलारे वाजपेयी? तो उनको एक प्रकार से चुनौती देने वाले कौन हैं? वह हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न हमारा है, आश्रम के हृदय में अस्थाई भाव उत्पन्न होने के बाद, आश्रय यहाँ पर होगा, आश्रय के हृदय में अस्थाई भाव उत्पन्न होने के बाद जो भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विभाव कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत से संबंधित आलोचना कौन सी है? वर्ग संघर्ष से संबंधित आलोचना है मार्क्सवादी आलोचना। आपने 51 प्रश्न देख लिए, वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। 52वां प्रश्न है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम किस आचार्य का कथन है? यह है पंडित राज जगन्नाथ जी का कथन। अगला प्रश्न हमारा, काव्यम यश से अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये सद्यः पर निवृत्तये कांता सम्मित तयोपदेशे युजे, काव्य प्रयोजन से संबंध यह कथन किस विद्वान का है? यह कथन है मम्मट जी का। अगला प्रश्न हमारा 54 नंबर प्रश्न है, कार्यित्री और भवयित्री प्रतिभा के यह 2 भेद किस आचार्य ने किए हैं? वह किए हैं राजशेखर ने किए हैं। अगला प्रश्न, शब्दार्थौ सहितौ काव्यम उपर्युक्त काव्य लक्षण किस आचार्य का है? यह है भामह जी का। अगला प्रश्न है, रति, हास, शोक, क्रोध, भय आदि भाव किस भाव के अंतर्गत आएंगे? जो रति है, हास है,
शोक है, क्रोध है, भय, यह सब जो भाव हैं वह किस भाव के अंतर्गत आएंगे? अस्थाई भाव के अंतर्गत आएंगे। अगला प्रश्न हमारा है काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है? काव्य प्रकाश के रचयिता मम्मट जी हैं। अगला प्रश्न वक्रोक्त सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? वक्रोक्त सिद्धांत की बात करें तो कुंतक जी हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा तत्व काव्य हेतु नहीं है? काव्य हेतु कौन सा नहीं है? इनमें से अलंकार नहीं है। प्रतिभा, अभ्यास और व्युत्पत्ति ये तीनों काव्य हेतु हैं। अगला प्रश्न हमारा 60वां महाकाव्य के नायक का प्रमुख गुण क्या होता है? भीरु, कुटिल, धीरोदात्त या अहंकारी? तो काव्य जो महाकाव्य है उसके नायक का प्रमुख गुण क्या होता है? वह होता है धीरोदात्त। अगला प्रश्न है 61वां सर्गबद्ध रचना कहलाती है? सर्गबद्ध जो रचना वह महाकाव्य कहलाती है। मुख्य रूप से शब्द शक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? मुख्य रूप से भी 3 प्रकार की होती हैं। अगला प्रश्न है प्रहसन किसका भेद है? प्रहसन किसका भेद है अगर बात करें तो वह रूपक का भेद है। अगला है टी.एस. इलियट का संबंध है? टी.एस. इलियट का संबंध निर्वैयक्तिकवाद से है। विवेचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? विवेचन सिद्धांत के प्रतिपादक अरस्तु जी हैं। इतिहास और आलोचना पुस्तक के लेखक कौन हैं? इतिहास और आलोचना पुस्तक के लेखक नामवर सिंह हैं। अगला प्रश्न हमारा है 67 नंबर एडलर, युंग और फ्रायड किस विचारधारा के पोषक विद्वान हैं? तो वह हैं मनोविश्लेषणवादी विद्वान हैं। अगला हमारा 68वां है। 68वां हमारा रस मीमांसा पुस्तक के लेखक कौन हैं? रस मीमांसा के आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। 69वां प्रश्न है आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, यह कथन किसका है? यह कथन है टी.एस. इलियट जी का। अगला प्रश्न हमारा 70वां है हिंदी के किस कवि में फैंटेसी की अधिकता है? फैंटेसी की अधिकता किसमें है? प्रेमचंद्र जी में, कबीर में, मुक्तिबोध, नागार्जुन? इनमें से किसमें फैंटेसी की अधिकता है? तो वह अधिकता है मुक्तिबोध जी में। अगला प्रश्न हमारा काव्य में उदात्त तत्व को सर्वाधिक महत्व किसने दिया है? काव्य में उदात्त तत्व जो है उसको सर्वाधिक महत्व किसने दिया है? उनको दिया है लॉन्जाइनस ने दिया है। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? क्रोंचे अभिव्यंजना, अरस्तु विरेचन का सिद्धांत, कॉलरिन कल्पना, रिचर्ड्स जो है निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। इनमें से कौन सा एक प्रकार से सुमेलित नहीं है? तो रिचर्ड्स ने निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत नहीं दिया था। क्रोंचे ने अभिव्यंजना का दिया था, अरस्तु ने विरेचन का सिद्धांत और कॉलरिन ने कल्पना का सिद्धांत दिया हुआ था। अगर बात करें हम 73वें प्रश्न की तो संप्रेषण का सिद्धांत किसने दिया था? संप्रेषण का सिद्धांत रिचर्ड्स ने दिया हुआ था। यहाँ पर देखिए रिचर्ड्स जो ऑप्शन है वह निर्वैयक्तिक का सिद्धांत नहीं देते हैं, वह देते हैं किसका सिद्धांत? संप्रेषण का सिद्धांत देते हैं। अगला प्रश्न है 74वां एक आलोचक में कौन सा गुण आवश्यक है? अगर हम एक आलोचक की बात करें तो उसमें कौन सा गुण आवश्यक है? सहृदयता, निष्पक्षता या बहुज्ञता? इन सभी चीज़ों जो है गुण है वह एक आलोचक में होना चाहिए। अगला प्रश्न है काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था किसका सिद्धांत है? काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था किसका सिद्धांत है? रामचंद्र शुक्ल जी का सिद्धांत है। ये हुई आपकी वीडियो। आपको हमने 75 प्रश्न के आंसर बहुत ही सटीक बताए हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। इसको आप ज़रूर अवश्य 1 से 2 बार देख लीजिएगा क्योंकि इनमें से भी प्रश्न आपकी यूनिवर्सिटी में पूछे जा सकते हैं। आप किस यूनिवर्सिटी से हैं यह भी कमेंट करिएगा। और आपका जब पेपर हो जाए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप अपना जो भी आपका पेपर हो PDF फॉर्म में या इमेज में आप भेज सकते हैं, जिसको यहीं प्लेटफॉर्म पर आपके सॉल्व कराया जाएगा, जिससे आने वाले अलग अलग यूनिवर्सिटियों में बच्चों को एक प्रकार से मदद मिलेगी। और आप अपना नाम सहित वहां पर भेजिएगा, जिससे आपको वीडियो में बताया जाए कि इस बच्चे ने यह पेपर भेजा हुआ है। अवश्य आप पेपर भेजिएगा। जैसे आपकी मदद हो रही है वीडियो के माध्यम से, अलग अलग यूनिवर्सिटी के बच्चों की भी मदद हो जाएगी, जिसमें आप सहयोगी होंगे। कोई भी प्रश्न आपको कमेंट में पूछना हो पूछ सकते हैं, और किसी और सब्जेक्ट का पेपर हो तो वह भी कमेंट करके बता सकते हैं, उस पर भी वीडियो लाई जाएगी।
और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। PDF इसका आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहां ज्वाइन कीजिए। और हर एक क्लास का नोट्स आपको दिया जाता है, जिससे आप रिवीजन भी कर सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं। इस प्रकार हम वीडियो को अंत करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।